आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मक़दम है। नजर डालते इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मालदीव दौरे का आज आखिरी दिन। वज़ीर आज़म मालदीव के 60वें यौम आज़ादी की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी हुए शरीक। नायब सदर जमहूरिया हसीन मोहम्मद लतीफ़, पीपल्स मजलिस के सरबराह और साबिक़ सदर से की मुलाकात, आपसी ताल्लुकात पर हुई बातचीत। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के तूतीकुरिन में मुतअद्दिद तरक्याती मनसूबों का करेंगे इफ्तिताह और रखेंगे संग बुनियाद। इन मनसूबों से इलाकाई राब्ता, शफाफ तवानाई और सनती तरक्की को मिलेगी नई रफ्तार। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा, बरतानिया के साथ हुए FTA से मुल्क को होगा फ़ायदा। कहा, एक तरक्की याफ्ता मुल्क के साथ हमने अपनी शर्तों पर किया मुआहदा। हसास शोबों में भारत ने अपने मफाद का किया तहफ़्फ़ुज़। 26वां करगिल विजय दिवस आज। मुल्क जवानों की बहादुरी और अज़्म को कर रहा है सलाम। सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफ़ा ने अपनी जानों की कुर्बानी देने वाले बहादुर सपूतों को पेश किया खिराज अक़ीदत। खेलों में ख़वातीन शतरंज आलमी कप का फाइनल मुकाबला। पहले मरहले में दिव्या देशमुख और ग्रैंड मास्टर कोनेरो हम्पी आमने सामने। पहली मरतबा फाइनल में दो भारतीय एक दूसरे को पेश कर रही हैं चैलेंज। खबरें अब तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मालदीव के यौम आज़ादी की तकरीब में शिरकत की। वज़ीर आज़म ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। माले में मरकज़ी तकरीब का इनेकाद हुआ। मालदीव अपना 60वां यौम आज़ादी मना रहा है। 26 जुलाई 1965 को मालदीव बरतानिया नौआबादियाती हुकूमत से आज़ाद हुआ था। सदर मोहम्मद मुइज़्ज़ो ने मार्च पास्ट की सलामी ली। उसके बाद सकाफती प्रोग्राम पेश किए गए। मालदीव 1200 जज़ायर पर मुश्तमिल मुल्क है। ये भारत की सरजमीन से तकरीबन 1200 किलोमीटर दूर है। खलीजी ममालिक से भारत को दरामद किया जाने वाला खाम तेल इसी रास्ते से आता है। मालदीव भी एक अहम समुद्री रास्ता है। ऐसे में भारत मालदीव की तरक्की और सलामती और इस्तेकाम को बरकरार रखने में हमेशा एक बड़ा शिराकतदार रहा है। मालदीव के दौरे के दूसरे दिन नायब सदर हुसैन मोहम्मद लतीफ़ ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहिमी ताल्लुकात से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी बातचीत भारत मालदीव दोस्ती के अहम सतूनों पर मरकूज़ थी। दोनों ममालिक बुनियादी ढांचे, टेक्नोलॉजी, मौसमियाती तब्दीली, तवानाई जैसे शोबों में मिलकर काम करते रहते हैं। PM ने कहा कि यह हमारे लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। हम आने वाले बरसों में इस शराकतदारी को मज़ीद गहरा करने की उम्मीद करते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मालदीव की पीपल्स मजलिस के स्पीकर अब्दुल रहीम अब्दुल्ला से मुलाकात की। PM मोदी ने कहा कि भारत मालदीव के दरमियान गहरी दोस्ती, जिसमें दोनों ममालिक के पार्लियामेंट के दरमियान करीबी ताल्लुकात भी शामिल हैं, पर तबादला ख्याल किया गया। 20वीं मजलिस में भारत मालदीव पार्लिमानी दोस्ती ग्रुप की तश्कील दो तरफ़ा ताल्लुकात के लिए एक खुश आइंद कदम है। भारत मालदीव में सलाहियत साजी में ताउन के लिए पाबंद अहद है। और मालदीव के साबिक़ सदर मोहम्मद नशीद ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने कहा कि मोहम्मद नशीद हमेशा ही भारत मालदीव दोस्ती की मजबूत हामी रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बात पर तबादला ख्याल किया गया कि मालदीव हमेशा हमारी पड़ोसी पहले की पॉलिसी और समुद्री नुक्ता नज़र का एक अहम सतून रहेगा। भारत सलाहियत साज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुमार दुनिया के मकबूल तरीन लीडरों में होता है। रेटिंग एजेंसियों ने भी कई बार इसकी तस्दीक की है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट ने अपने एक सर्वे में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को करार दिया है। ये डाटा 4 से 10 जुलाई 2025 के दरमियान एक सर्वे करके इकट्ठा किया गया। जनूबी कोरिया के सदर ली जे म्योंग 59% के साथ दूसरे नंबर पर हैं। दूसरी तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 45% से कम अप्रूवल के साथ 8वें नंबर पर हैं। PM मोदी ने भारत के वज़ीर आज़म के तौर पर 4078 दिन मुकम्मल कर लिए हैं। उन्होंने साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की मुद्दत कार को पीछे छोड़ दिया है। कनाडा के नए वज़ीर आज़म मार्क कार्नी चौथे नंबर पर हैं। उन्हें 56% वोट मिले हैं। ऑस्ट्रेलिया के एंथोनी अल्बानीज़ 5वें नंबर पर हैं। उन्हें
54% वोट मिले हैं। अर्जेंटीना के सदर मिलेई तीसरे नंबर पर हैं, उन्हें 57% वोट मिले। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बरतानिया और मालदीव के अपने कामयाब दौरे से वतन वापस आने के बाद आज तमिलनाडु के तूतीकुरिन में एक अवामी तकरीब में 4800 इफ्तिताह करेंगे। इन प्रोजेक्टों को वो कौम के नाम वक्फ करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म तकरीबन 450 करोड़ रुपए की लागत से तामीरशुदा तूतीकुरिन हवाई अड्डे के नए टर्मिनल इमारत का भी इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म तूतीकुरिन हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत का दौरा भी करेंगे। सड़क के बुनियादी ढांचे के शोबे में वज़ीर-ए-आज़म स्ट्रैटेजिक लिहाज से अहम शाहराहों के 2 मंसूबे कौम के नाम वक्फ करेंगे। बंदरगाह के बुनियादी ढांचे और बंदरगाह पर 285 करोड़ रुपए की लागत से 6.96 MMTPA कार्गो हैंडलिंग की सलाहियत के साथ नॉर्थ कार्गो बर्थ 3 का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म जनूबी तमिलनाडु में पायदार और मौसर कनेक्टिविटी को फ़रोग़ देने के लिए 3 बड़े रेलवे बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कोडनकोल्लम एटॉमिक पावर प्लांट के यूनिट 3 और 4 से बिजली की तरसील के लिए बैन रियासती ट्रांसमिशन सिस्टम का भी संग बुनियाद रखेंगे। तूतीकुरिन हवाई अड्डे पर 450 करोड़ रुपए की लागत से नई टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह करेंगे। इस टर्मिनल में सालाना 20 लाख मुसाफिरों को संभालने की गुंजाइश होगी। मुस्तकबिल में इसकी गुंजाइश सालाना 25 लाख मुसाफिरों तक बढ़ाई जा सकती है। इसके साथ ही वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 3600 करोड़ रुपए से ज़्यादा के कई रेल और सड़क के प्रोजेक्टों को कौम के नाम वक्फ करेंगे। हमारे साथी शैलेंद्र मिश्रा ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन विपिन कुमार से बातचीत की और वज़ीर-ए-आज़म मोदी के इस दौरे से मुताल्लिक़ तैयारियों के बारे में मालूमात हासिल की। तूतीकोरिन जो एयरपोर्ट है उसकी नई टर्मिनल बिल्डिंग का तोहफा मिलने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमिलनाडु दौरे से। हमारे साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन है विपिन कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। क्या सुविधाएँ बढ़ेंगी यहाँ पर? लगभग 4900 करोड़ रुपये से योजनाएं, चाहे एनएच के क्षेत्र की हों, चाहे ऊर्जा के क्षेत्र की हों, चाहे पोर्ट क्षेत्र की हों, और विशेष रूप से ये जो नया टर्मिनल एक बना है उसके लिए हैं, तो खुद आ रहे हैं और सौगात दे रहे हैं इस क्षेत्र को। अभी तक हमारा जो टर्मिनल था इसका क्षेत्रफल केवल 1000 स्क्वायर मीटर था, और जो नई बिल्डिंग बन रही है इसका क्षेत्रफल 17,000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है। और अभी यहाँ पे केवल एक ATR उतरता है जो 72 सीटर होता है, छोटा विमान होता है। रनवे की लंबाई 1300 मीटर से बढ़ के 3000 मीटर हो चुकी है, तो इससे बड़े जहाज़ यहाँ पे आ सकेंगे। और इस क्षेत्र के अंदर जो आर्थिक विकास है, जो यहाँ पे हमारी जो दूसरे गतिविधियाँ हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा। तूतीकोरिन जो एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है, आपने बताया कि बड़े जहाज़ अब यहाँ आएंगे। कितने यात्री अगर आप कहें तो यहाँ अब उनकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी? अगर प्रति घंटे के हिसाब से बात करें, फिर 24 घंटे में कितनी कैपेसिटी बढ़ेगी? अभी यहाँ पे जो हमारा टर्मिनल है बहुत छोटा है, और जो भी नया टर्मिनल बन रहा है उसकी कैपेसिटी 1300 यात्री प्रति घंटा हम हैंडल कर सकते हैं, अर्थात कम से कम 6 साल के लिए ये टर्मिनल काफ़ी होगा, टर्मिनल रनवे दोनों। क्या उसके बाद भी एक विस्तार का कोई एक ब्लूप्रिंट पर प्लान है क्या? जैसा कि मैंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्श में विजन 2047 के तहत हमने फेज़वार चरणबद्ध रूप से जो विमानन क्षेत्र है दूसरे क्षेत्रों के साथ साथ उसको प्रगति के लिए, उसके बढ़ाने के लिए कार्य योजना बनाई हुई है। तो ये भी फेज़ 1 की कार्य योजना है। उसके बाद जब हम इस चीज़ को सैचुरेट कर लेंगे तो फेज़ 2 पे भी निश्चित रूप से काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन कुमार जी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के में बढ़ोतरी हो रही है और उस हिसाब से जो बुनियादी ढांचा वो बेहतर किया जा रहा है उस पर बातचीत कर रहे थे। और तूतीकोरिन जो एयरपोर्ट है उसमें जो नई सुविधा की जो शुरुआत हो रही है उस पर उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। कैमरामैन मोंटी के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, तमिलनाडु। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के दौरे को लेकर मकामी लोग और BJP कारकुन काफ़ी पुरजोश हैं। उनका कहना है कि एयरपोर्ट पर सहूलियात की तौसीह से यहाँ के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा।
यहाँ पे कैसा ये पर्ल सिटी और हार्बर सिटी माने जाते हैं। यहाँ से बहुत सारे अपना ट्रेडिंग वर्क वगैरह हार्बर के थ्रू होता है। अभी ये एयरपोर्ट की वजह से आप देखिए साउथ इंडिया को और स्पेशली साउथ तमिलनाडु को बहुत बड़ा एक ताकत मिल जाती है व्यापार के रूप में। यहाँ के व्यापारी अब हर टाइम पे चेन्नई जाके वैसा वहाँ से करना पड़ता था व्यवहार वगैरह सब एक्सपोर्ट वगैरह करने के लिए। अभी यहाँ से बहुत फ़ायदा मिलेगा व्यापार लोग का खास करके, और उसके थ्रू क्या है एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा जनरेट होगा यहाँ पे। नाज़रीन, आज 26वां यौम करगिल मनाया जा रहा है। पूरा मुल्क करगिल जंग में शहीद होने वाले फौजियों को खिराज अक़ीदत पेश कर रहा है। ये दिन भारतीय फौज के बहादुर बेटों की बहादुरी और शुजाअत के लिए वक्फ है। 1999 की करगिल जंग में भारतीय फौजियों ने अपनी जान खतरे में डालकर दुश्मन को शिकस्त दी। भारत और पाकिस्तान के दरमियान करगिल जंग को ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया था। 60 दिन से ज़ायद जारी रहने वाली इस जंग में भारत ने 26 जुलाई 1999 को पाकिस्तानी फौज को शिकस्त दी। इस दिन से आज तक 26 जुलाई भारत के बहादुर बेटों की बहादुरी की फतह की दास्तान सुनाता है। इसी सिलसिले में आज वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश किया। आज 26वां यौम करगिल मनाया जा रहा है। पूरा मुल्क करगिल जंग में शहीद होने वाले के लिए वक्फ है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने करगिल विजय दिवस के मौके पर मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वाले बहादुर सिपाहियों को खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, करगिल विजय दिवस के मौके पर मैं मादर वतन के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वाले बहादुर फौजियों को खिराज तहसीन पेश करती हूँ। ये दिन हमारे फौजियों की गैर मामूली बहादुरी, जुरात और अज़्म की अलामत है। उन्होंने लिखा कि मुल्क के लिए उनकी लगन और अजीम कुर्बानी हमेशा अहले वतन को तहरीक देती रहेगी। जय हिंद, जय भारत। और वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस के मौके पर अहले वतन को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने कहा, अहले उन बहादुर सपूतों की बेमिसाल हिम्मत और शुजाअत की याद दिलाता है जिन्होंने मुल्क के फ़ख्र के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ कर दी। धरती माँ के लिए मर मिटने का उनका जज्बा हर नस्ल को तरग़ीब देता रहेगा। जय हिंद। करगिल विजय दिवस पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में कौमी जंगी यादगार पर बहादुर शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर दिफा ने विजिटर बुक पर अपने ख़यालात का इजहार भी किया। ये दिन भारतीय फ़ौज के बहादुर जवानों की बहादुरी और शुजाअत के लिए वक्फ है। करगिल विजय दिवस के मौके पर भारतीय फौज ने जोशीमठ में शानदार जंगी मशक़ का मुज़ाहरा किया, जिसे देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद रवि ग्राम स्पोर्ट्स ग्राउंड पहुंची। ये मशक़ शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के तईं फ़ौज के अज़्म की अक्कासी करती है। इस दौरान भारतीय फ़ौज के बहादुर जवानों ने हेलीकॉप्टरों के ज़रिए अपनी जंगी महारत का मुज़ाहरा किया। हवा से ज़मीन पर उतरते और दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने वाले फ़ौजियों की मुस्तैदी और दुरुस्तगी ने हाज़रीन को मसहूर कर दिया। इस दौरान कई लोगों ने इस दिलचस्प मशक़ की वीडियो भी बनाई और इसे सोशल मीडिया पर वायरल किया, जिसकी वजह से फ़ौज की बहादुरी की गूंज दूर दूर तक पहुंची। करगिल विजय दिवस भारतीय तारीख़ में बहादुरी और क़ुरबानी की अलामत है। इस मौके पर फ़ौज की तरफ से की जाने वाली ये जंगी मशक़ न सिर्फ हमारे फ़ौजियों की बेमिसाल हिम्मत और तैयारी की अक्कासी करती है, बल्कि आम लोगों में तहफ़्फ़ुज़ और इत्मीनान का एहसास भी पैदा करती है। ये वाक़या जोशीमठ के शहरियों के लिए फ़ख्र और तहरीक का लम्हा बन गया। मरकज़ी वज़ीर पीयूष गोयल ने वाणिज्य भवन में मुनक़दा CIM प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि भारत और बरतानिया के दरमियान आज़ाद तिजारती मुआहदे से भारत को काफ़ी फ़ायदा होगा। किसानों, माहीगीरों और कारीगरों को बेपनाह मौक़े मिलेंगे। The free trade agreement between India and UK, the comprehensive economic trade agreement, clearly reflects the growing relevance and importance of India at the world stage. The Honorable Prime Minister of United Kingdom also said that this is the most important free trade agreement that the UK is entering into post-Brexit. In fact, this is a very comprehensive agreement having 30 chapters. I don't recall any other FTA has 30 chapters. And a very wide span of subjects are covered.
आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज़ाद तिजारती माहदे से मुल्क के लोगों को होने वाले फ़वाइद के बारे में बताते हुए कहा कि इस माहदे में मुल्क के तमाम हसास इलाकों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि इस FTA में मुल्क की डेयरी, चावल और चीनी की मसनूआत को नहीं खोला गया है। So much so that without compromising our interests at all, we have been able to come to terms on even issues like gender, environment, on IPR, intellectual property rights, and there's some misconstrued notions that some of you have carried, which I'm happy to address. We have protected all the sectors of India's sensitivity vis-a-vis UK. So dairy, for example, we have not opened for UK. Rice and sugar, we have not opened for UK. So specific areas of concern where we do not wish to give access, we have been able to protect so that there is absolutely no area for concern for India in this FTA. मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने OBC के मामले पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि वो 10 साल बाद अपने कामों के लिए मुआफ़ी मांगेंगे। राहुल जी बहुत देर से समझ पाते। पहले उन्होंने आपातकाल के लिए माफी मांगी, फिर उन्होंने सिख दंगों के लिए माफी मांगी, फिर उन्होंने OBC से माफी मांगी। OBC के लिए किया क्या कांग्रेस ने? कांग्रेस बताए कि मंडल आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में किसने डाला था। OBC के कल्याण के हर संभव कदम को कुचलने का काम कांग्रेस ने किया और बाद में माफी मांगते हैं। राफेल के एक मामले में भी माफी मांगी और अभी जो राहुल गांधी कर रहे हैं उसके लिए 10 साल बाद फिर माफी मांगेंगे। वो ठीक कभी करते ही नहीं है और 10 साल बाद माफी मांगते हैं। ये माफी मांगना ही उनके भाग्य में लिखा हुआ है। अगली खबर। इस साल अब तक 39 लाख नए सारिफीन मरकजी हुकूमत की अटल पेंशन स्कीम में शामिल हो चुके हैं, जिसके साथ इस स्कीम के सारिफीन की तादाद अब 8 करोड़ से तजावज़ कर गई है। ये कामयाबी ऐसे वक्त में हासिल हुई है जब इस स्कीम को 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं। ये स्कीम 9 मई 2015 को शुरू की गई थी। अटल पेंशन योजना भारत के तमाम शहरियों के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ का निज़ाम बनाने के मकसद से शुरू की गई थी। ये एक रज़ाकाराना और मुआविन पेंशन स्कीम है जो ख़ास तौर पर गरीबों, महरूमों और गैर मुनज़्ज़म शोबे के कारकुनों पर तवज्जो मरकूज़ करती है। अटल पेंशन योजना को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये मुकम्मल सिक्योरिटी कवर फराहम करती है, जिसके तहत 60 साल की उम्र के बाद 1000 से 5000 रुपये माहाना पेंशन की जमा नामजद फ़र्द को अदा किया जाता है। ये स्कीम 18 से 40 साल की उम्र के तमाम भारतीय शहरियों के लिए खुली है, बशर्त के वो इनकम टैक्स अदा करने वाले ना हों और वो इससे पहले इसमें रहे हों। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2025-26 के लिए 4.19 करोड़ किसानों को रजिस्टर्ड किया गया है। 2022-23 में इस स्कीम के तहत रजिस्टर्ड किसानों की तादाद 3.17 करोड़ थी। 2022-23 के मुकाबले में 2024-25 में 32% इजाफा हुआ है। ज़राअत और किसानों की बहबूद के वज़ीर मुमलिकत रामनाथ ठाकुर ने जुमे को राज्यसभा में एक तहरीरी जवाब में ये इत्तला दी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मुल्क में खरीफ 2016 के सीज़न से शुरू की गई थी। ये स्कीम रज़ाकाराना है और ये रियासतों, मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के साथ साथ किसानों के लिए मांग पर मबनी है। ताहम इस स्कीम के तहत गैर कर्जदार किसानों, छोटे और मामूली किसानों और पट्टे वाले किसानों की कवरेज साल ब साल बढ़ रही है और इसमें इजाफा नज़र आ रहा है। हुकूमत ने महकमा ज़राअत और किसानों की बहबूद का बजट तखमीना 2013-14 में
21,933 करोड़ रुपए से बढ़ाकर साल 25-26 के दौरान 1,37,756 करोड़ रुपए कर दिया है। हुकूमत ने फसलों की पैदावारी सलाहियत, पायदार तरक्की और किसानों की रोजी रोटी को बेहतर बनाने और किसानों की मदद करने के लिए ज़राअत के शोबे में मुख्तलिफ चैलेंजों को हल करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तरीक़े और IoT का निज़ाम भी शुरू किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौर की एक बड़ी स्कीम प्रधानमंत्री जनधन योजना है, जिसने मुल्क के गरीब ख़ानदानों को बैंकिंग खदमात से जोड़ा है और उन्हें माली तौर पर बाइख्तियार बनाने में मदद की है। प्रधानमंत्री जनधन योजना की वेबसाइट के मुताबिक अब तक इस स्कीम का फ़ायदा 55.90 करोड़ अफराद को दिया जा चुका है और जनधन खातों में तकरीबन 2,63,955 करोड़ रुपए की रकम जमा की गई है। जनधन अकाउंट्स ने बड़े पैमाने पर माली शमूलियत को फ़रोग़ दिया है और ख़वातीन को भी बाइख्तियार बनाया है। जनधन खातों में ख़वातीन का हिस्सा 56% है। RBI के डिप्टी गवर्नर M राजेश्वर राव के मुताबिक जनधन योजना आधार मालियाती शमूलियत का प्रोग्राम बन गया है। वज़ारत ख़ज़ाना के एक बयान के मुताबिक जैम ने बराह रास्त बेनिफिट ट्रांसफ़र DBT प्रोग्राम को फ़रोग़ दिया है। मनरेगा की उजरत से उज्ज्वला की योजना अदा किया है। वज़ारत ख़ज़ाना के आदाद व शुमार के मुताबिक फ़ी अकाउंट औसत बैंक बैलेंस मार्च 2015 में 1,065 रुपये से बढ़कर अब 4,352 66.6% देही और नीम शहरी इलाकों में खोले गए हैं और 29.56 करोड़ अकाउंट्स ख़वातीन के खातेदारों के हैं। और अब बात करते हैं PIB फैक्ट चेक की। PIB फैक्ट चेक ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की वायरल होने वाली वीडियो को फर्जी करार दिया है, जिसमें उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 7 भारतीय जेट तैयारों के नुकसान और जंगबंदी के भारत के मुतालबे को तस्लीम करते हुए दिखाया गया है। PIB फैक्ट चेक ने कहा है कि ये AI से तैयार करता डीप फेक वीडियो है। CDS जनरल अनिल चौहान ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि डीप फेक को गुमराह करने और गलत मालूमात फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हमेशा सरकारी ज़राए से तस्दीक करें। चंडीगढ़ को खूबसूरत शहर यूं ही नहीं कहा जाता। शहर के लोगों का सिटी ब्यूटीफुल का टैग हासिल करने और इसे बरकरार रखने में एक अहम किरदार होता है, क्योंकि शहर को साफ़ सुथरा रखने की पहली जिम्मेदारी शहर के बाशिंदों पर ही आयद होती है। इस हकीकत को शहर के 87 साल रिटायर्ड IPS इंद्रजीत सिंह सिद्धू साबित कर रहे हैं। पंजाब पुलिस से रिटायर्ड DIG इंद्रजीत सिंह सिद्धू चंडीगढ़ के सेक्टर 49 में रहते हैं और 87 साल की उम्र में भी वो शहर को साफ रखने की अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं। इंद्रजीत सिंह सिद्धू अपने इलाके की सफाई में मसरूफ़ रहते हैं। उन्हें जहां भी कूड़ा नज़र आता है उसे हटाने में लग जाते हैं। वहां से गुजरने वाले अफराद उनका वीडियो बनाते हैं, लेकिन शायद लोगों को इंद्रजीत सिद्धू के बारे में ये कभी गुमान नहीं हुआ कि वो रिटायर्ड IPS ऑफिसर हैं। इंद्रजीत सिंह असल में पंजाब के संगरूर की तहसील धौरी के गाँव बुकरा के रहने वाले हैं। सिरतकार आनंद महिंद्रा ने इंद्रजीत सिंह सिद्धू की तारीफ़ की है। रिटायर्ड IPS ऑफिसर का कहना है कि ये देखकर दुख होता है कि शहर की पढ़ी लिखी आबादी शहर को गंदा कर रही है। बड़ी और महंगी गाड़ियों से कचरा सड़क पर फेंक देते हैं। ये देखकर भी दुख होता है क्योंकि लोग अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं। वो कहते हैं कि जब तक मैं जिस्मानी तौर पर फिट हूँ सफाई करता रहूँगा। लोग मेरे से ज़्यादा समझदार हैं। मैं तो ऐसे ही मन में आता है कि कूड़ा नहीं होना चाहिए, तो कूड़ा नहीं होना चाहिए किसको बोलें? जिसको बोलेंगे वो कहेगा कि मैं तेरे से घट पहले कहते थे पागल है ये, ऐसे हो गया, अब बंद हो गए। पर फिर भी मरी हुई बिल्ली FL और गंदगी फेंकने से बाज नहीं आते। पैसे उठाओ, मैं उठा लेता हूँ क्योंकि हमें तो सफाई से मतलब है।
खेल की खबरों में खवातीन के शतरंज वर्ल्ड कप का फाइनल जारी है। 2 भारतीय खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर कोनेरो हम्पी और दिव्या देशमुख आमने सामने हैं। कोनेरो शतरंज की बेहतरीन खवातीन खिलाड़ियों में से एक हैं। वो खवातीन की आलमी शतरंज चैंपियनशिप की रनर अप हैं और 2 बार खवातीन की आलमी रैपिड शतरंज चैंपियन भी हैं। दिव्या देशमुख के बारे में बात करें तो दिव्या अपनी तेज चालों और बेहतरीन खेल के लिए जानी जाती हैं। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।